सोचिए, एक ऐसा आदमी जो मतलब लाइमलाइट से बिल्कुल दूर अपने कमरे से ही स्टॉक मार्केट में रोज उतरता है और चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक लेजेंड बन जाता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असल कहानी है। हाँ, और आज हम ऐसे ही एक कह सकते हैं रहस्यमयी शख्स तकाशी कोटेगावा, जिन्हें लोग BNF भी कहते हैं, उनके सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी मतलब जो आम सफलता की कहानियां होती हैं ना, उनसे काफी अलग है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये जो बातचीत है, ये उन पर जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है ना, उसी पर आधारित है। खास तौर पर एक लेख है तकाशी कोटेगावा, जापान साइलेंट स्टॉक मार्केट जीनियस, उससे कुछ इशारे मिलते हैं। हाँ, मतलब हम ये दावा नहीं करें कि हमें सब पता है, जानकारी बिखरी हुई है, लेकिन जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि भाई कोई इंसान इतनी मामूली शुरुआत करके स्टॉक मार्केट जैसी दुनिया में, जहाँ इतना कंपटीशन है, इतनी अनिश्चितता, वहाँ टॉप पर कैसे पहुँच सकता है। और सिर्फ पहुँचना ही नहीं, वहाँ टिके रहना, वो भी अपनी शर्तों पर। हम खासकर उनका जो अनुशासन है, धैर्य और मार्केट को पढ़ने की जो उनकी काबिलियत है, उस पर ध्यान देंगे। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, 2005 का लिवडोर शॉक, है ना? हाँ बिल्कुल। जापान के शेयर बाजार में जैसे भूचाल आ गया था। जब बड़े बड़े दिग्गज घबरा रहे थे, तब कोटेगावा ने ऐसा दांव खेला जिसने उन्हें रातों रात एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। सही कहा। इस पर हम बात करेंगे आगे, क्योंकि ये सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं है, ये उनकी सोच को दिखाता है। हाँ, सही कहा। ये घटना उनके सोचने के तरीके को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआत कहां से हुई? उनकी नींव को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तकाशी कोटेगावा जापान का एक आम सा लड़का, कोई बड़े खानदान से नहीं, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं। हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते थे। मार्केट के उतार चढ़ाव, पैटर्न्स, इनको समझने की कोशिश करते थे। अकेले, एकदम जैसे लोन वुल्फ टाइप। हाँ, और शायद यही अकेलापन उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो। उन्होंने शुरू किया, सिर्फ आप अंदाजा लगाइए, लगभग $13,600 से। सिर्फ $13,600। आज के टाइम में ये रकम तो स्टॉक मार्केट के लिए मतलब बहुत ही कम लगती है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग सोचेंगे भी नहीं कि इतने से शुरू करें, या करेंगे भी तो बहुत सेफ खेलेंगे। और इसी रकम को उन्होंने करोड़ों डॉलर में बदल दिया। ये हुआ कैसे? क्या कोई सीक्रेट था, कोई पैटर्न जो किसी और को नहीं दिखा, या बस किस्मत? देखिए, किस्मत का रोल तो शायद थोड़ा बहुत हर जगह होता है, लेकिन कोटेगावा की कहानी में जोर किस्मत से ज्यादा उनके तरीकों पर है। अच्छा। हाँ, जो जानकारी है वो इशारा करती है कि उनमें गजब का अनुशासन था, बहुत धैर्य था, और मार्केट में जो शोर मचता है ना, पैनिक होता है, लालच आता है, उससे वो प्रभावित नहीं होते थे। सिर्फ डेटा, सिर्फ तर्क। वो घंटों चार्ट्स देखते थे, लेकिन सिर्फ भाव नहीं, शायद उसके पीछे जो निवेशकों की साइकोलॉजी है, उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? क्या? ये सब उन्होंने अकेले किया। कोई गुरु नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई बड़ी कंपनी का सपोर्ट नहीं। ये तो कमाल है। आजकल तो सब कहते हैं नेटवर्क ही नेटवर्थ है, और ये आदमी बिल्कुल उल्टा, जैसे खुद को दुनिया से काट लिया और सिर्फ मार्केट से जुड़ गए। और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है। उन्होंने किसी बने बनाए रास्ते पर या किसी की सलाह पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मार्केट को ही अपना टीचर बना लिया। मार्केट को टीचर कैसे? रोज घंटों से देखना, अपनी गलतियों से सीखना। उन्होंने अपनी एक खुद की स्टाइल, अपनी रणनीति बना ली। ये दिखाता है कि उनमें कितना आत्मविश्वास था और सोचने की कितनी गहरी क्षमता थी। एक तरह से मार्केट से उनकी सीधी बातचीत चलती थी। और इसी आत्मनिर्भरता और अनोखी सोच का असली टेस्ट हुआ 2005 में। वो जो लिवडोर शॉक आया था, जरा बताइए ये था क्या मामला, क्यों इतना हंगामा हुआ था? हाँ, 2005 में लिवडो नाम की एक कंपनी थी, इंटरनेट कंपनी थी, काफी तेजी से बढ़ रही थी। उस पर अचानक अकाउंटिंग फ्रॉड, मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ी के आरोप लगे। और ये खबर बहुत तेजी से फैली। लिवडोर उस टाइम टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक चमकता सितारा जैसा था, तो इस स्कैंडल से निवेशकों का भरोसा हिल गया बुरी तरह। तो सिर्फ लिवडोर के शेयर गिरे होंगे?
नहीं, सिर्फ लिवडो नहीं, डर ऐसा फैला कि पूरा निक्की इंडेक्स यानी जापान का जो मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो धड़ाम से नीचे आ गया। अरे मतलब एक कंपनी की गड़बड़ी ने पूरे मार्केट को हिला दिया। ऐसा क्यों होता है? ये मार्केट साइकोलॉजी है। जब कोई बड़ी जानी मानी कंपनी में कुछ गड़बड़ निकलती है तो लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं और भी ऐसा न हो, भरोसा टूट जाता है। लोग फिर ये नहीं देखते कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी, बस अपना पैसा बचाने के लिए बेचने लगते हैं। इसे हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कहते हैं। डर तेजी से फैलता है और लॉजिक पीछे रह जाता है। तो लिमेंट शॉक के टाइम भी यही हुआ, सब बेच रहे थे। हाँ बिल्कुल, हर कोई बस निकलना चाह रहा था, चाहे नुकसान हो रहा हो। चारों तरफ अफरा तफरी थी, बिकवाली का भयानक दबाव। ऐसे माहौल में तो खरीदने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत से भी ज्यादा कुछ और चाहिए, और कोटेगावा ने वही किया जो लगभग कोई सोच भी नहीं रहा था। जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा था, डर का माहौल था, उन्होंने खरीदा मतलब बाइंग द डिप। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग की भाषा में यही कहते हैं, तेजी से गिरती कीमतों पर दांव लगाना। ये बहुत बहुत जोखिम भरा कदम था, भीड़ के एकदम खिलाफ। लेकिन ये सिर्फ मतलब तुक्का नहीं था। कैसे पता कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा? ये तो जुआ खेलने जैसा हुआ ना। बाहर से देखने पर शायद जुआ लगे, लेकिन उनके फैसले के पीछे शायद घंटों का उनका अपना विश्लेषण था। मार्केट की नब्ज पर उनकी पकड़ थी। क्या मतलब? हो सकता है उन्होंने ये समझ लिया हो कि ये जो गिरावट है ये कंपनी की असलियत से ज्यादा डर की वजह से है, मतलब पैनिक ड्रिवन है, फंडामेंटल्स ड्रिवन नहीं। या शायद उनकी रणनीति ही ऐसी थी कि वो ऐसे मौकों का इंतजार करते थे। जो भी था, उनका अंदाजा एकदम सही निकला। और फिर नतीजा क्या रहा? नतीजा चौंकाने वाला। सिर्फ एक दिन में, एक ट्रेडिंग डे में उन्होंने लगभग $17 लाख, $1.7 मिलियन का मुनाफा कमाया। एक दिन में $17 लाख? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और ये रकम इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस दिन कमाई गई जब ज्यादातर लोग पैसा गंवा रहे थे। इस एक घटना ने तो उन्हें कम से कम ट्रेडिंग की दुनिया में तो मशहूर कर ही दिया होगा। BNF। बिल्कुल, इस घटना ने न सिर्फ उनकी दौलत कई गुना बढ़ाई, बल्कि उन्हें BNF नाम से एक पहचान दे दी, खासकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटीज में। लेकिन मजे की बात यह है कि इस शोहरत ने भी उन्हें बदला नहीं। मतलब? ये घटना इस बात का सबूत बन गई कि वो भयानक दबाव में भी कैसे भावनाओं को एक तरफ रखकर ठंडे दिमाग से अपने विश्लेषण पर टिके रह सकते हैं। ये उनकी मानसिक ताकत का पीक था शायद। तो अब आते हैं उनकी आज की स्थिति पर। कहते हैं कि उनकी नेटवर्थ $15.5 करोड़, $150 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। इतनी दौलत तो लाइफस्टाइल तो जबरदस्त होगी, महंगी गाड़ियां, बड़े घर। और यही कहानी फिर एक यू टर्न लेती है। माना जाता है कि अरबों येन कमाने के बाद भी वो आज भी उसी मामूली से अपार्टमेंट में रहते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। क्या कह रही हैं? उसी अपार्टमेंट में? हाँ, कोई महंगी स्पोर्ट्स कार नहीं, कोई डिजाइनर कपड़े नहीं, कोई बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं। सुनने में आता है कि वो इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं और अपना ज्यादातर टाइम आज भी मार्केट को देखने में ही लगाते हैं। $15 करोड़ से ज्यादा और इंस्टेंट नूडल्स, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कहीं ये पब्लिसिटी के लिए तो नहीं, या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? लोग पैसा कमाते हैं तो खर्च क्यों नहीं करते? सवाल तो है। पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं लगता, क्योंकि वो जानबूझकर खबरों से दूर रहते हैं। इसके पीछे शायद उनका अपना एक फलसफा है, जीने का तरीका। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि उनके लिए पैसा कमाना मंजिल नहीं है, बल्कि जैसे खेल का स्कोर होता है ना, वैसा है। उनका असली रोमांच शायद मार्केट को सही पढ़ने में है, अपनी रणनीति को कामयाब होते देखने में है। पैसा तो बस उसका एक नतीजा है। अच्छा। और शायद वो उस नतीजे को, यानी पैसे को, अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहते। मतलब वो पैसे के लिए नहीं खेल रहे, बल्कि खेल के लिए खेल रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उनकी सादगी शायद इसी बात का सबूत है कि उन्होंने दुनिया की उम्मीदों और लालच को खुद पर असर नहीं करने दिया। और ये सादगी शायद उन्हें फोकस रखने में भी मदद करती होगी। बिल्कुल। जब जिंदगी में तामझाम कम होता है तो आप अपने असली काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। और स्टॉक ट्रेडिंग जैसा काम, जहां हर पल लाखों का खेल होता है, वहां ऐसा दिमागी संतुलन बनाए रखना, ये सच में असाधारण है। कहा जाता है कि उनके फैसले पूरी तरह लॉजिक और डेटा पर होते हैं, भावनाओं की कोई जगह नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? खासकर जब इतना पैसा दांव पर हो। डर, लालच, ये तो इंसान में होता ही है। यही तो सबसे मुश्किल काम है, और शायद यही कोटेगावा की सफलता का सबसे बड़ा राज भी है। ज्यादातर ट्रेडर इसी डर और लालच के चक्कर में पड़कर
गलतियां कर बैठते हैं। कौन सा डर? डर की कहीं मौका चूक ना जाए या नुकसान ना हो जाए, और लालच की और कमा लूं थोड़ा और। कोटेगावा ने शायद सालों की प्रैक्टिस से, आत्मनियंत्रण से इन भावनाओं को अपने फैसलों से दूर रखना सीख लिया है। उनका एक मशहूर कोट भी है, अनुशासन किस्मत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अनुशासन किस्मत से ज्यादा शक्तिशाली है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। मतलब सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी भावनाओं पर, अपने आवेगों पर काबू रखते हैं। बिल्कुल सही। उनकी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है। स्टॉक मार्केट हो या जिंदगी का कोई भी ऐसा मैदान जहां रिस्क ज्यादा है, सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, जैसे पैसा, टेक्नोलॉजी या जानकारी। तो किस पर करती है? असली चाबी आपके अंदर है। आपका अनुशासन, आपका धैर्य और सबसे बढ़कर भावनाओं पर आपका कंट्रोल। कोटेगावा ने पहले अपने मन को जीता, मार्केट की जीत तो उसके बाद आई। ये सोचने वाली बात है। क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने माइंड ओवर मनी के सिद्धांत को जीकर दिखाया? पहले दिमाग को साधा, पैसा अपने आप आया। हाँ, ये कहने का एक अच्छा तरीका है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल हालात में जहाँ दबाव बहुत ज्यादा हो, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कितना जरूरी है। चाहे कोई ट्रेडर हो, एथलीट हो, बिजनेस करने वाला हो या कोई भी ऐसा काम करता हो जहाँ अनिश्चितता है, रिस्क है, अपनी भावनाओं को संभालना और सोच समझकर फैसले लेना, यही सफलता तय करता है। तो अगर हम तकाशी कोटेगावा की इस पूरी कहानी को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती? पहला तो बहुत ही विनम्र शुरुआत है ना, सिर्फ $13,600 से अरबों येन तक पहुंचना। दूसरा, पूरी तरह आत्मनिर्भर होना, बिना किसी सहारे के अपना रास्ता बनाना। हाँ। तीसरा, मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाना, जैसे लिव्ड और शॉक जैसे संकट को मौके में बदलना। चौथा, इतनी दौलत के बाद भी वो सादगी, वो जमीन से जुड़े रहना। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, उनका ये पक्का यकीन कि अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल ही असली चीज है, किस्मत या बाहरी चीजें नहीं। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये तो आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये दिखाती है कि अंदर की ताकत बाहरी हालात पर कैसे हावी हो सकती है। बिल्कुल, ये इस बात पे जोर देती है कि सफलता के लिए महंगे सूट या बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है। जरूरत है पक्के इरादे की, सीखने की लगन की और अपनी भावनाओं को समझने और उन पर काबू पाने की क्षमता की। खासकर आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, कोटेगावा का वो लेजर जैसा फोकस और अनुशासन और भी ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने सच में ये साबित किया कि मुनाफा कमाने से पहले खुद पर काबू पाना कितना जरूरी है। एक सबक जो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, उनकी कहानी एक अहम सवाल की तरफ भी इशारा करती है। हाँ, तो चलिए आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कोटेगावा ने भावनाओं को अपने पैसों से जुड़े फैसलों से लगभग बिल्कुल अलग रखा, लॉजिक को सबसे ऊपर माना। क्या जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी, जहां जोखिम है, अनिश्चितता है, जैसे करियर चुनना, रिश्ते निभाना या कोई बड़ा निजी फैसला लेना, क्या वहां भी इसी तरह भावनाओं से दूरी बनाना और सिर्फ तर्क के आधार पर सोचना हमेशा फायदेमंद होता है? या कुछ जगहों पर इंसान की भावनाओं और उसकी गट फीलिंग, जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, उसकी भी अपनी अहमियत होती है? सोचिएगा जरूर इस पर।